हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। खुश तो बहुत होंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चे जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी देखिए, नोटिफिकेशन का बाद बच्चों के अंदर एक जोश सा आ रहा है। आना भी चाहिए क्योंकि बैंकिंग सीजन का शुरुआत हो चुका है कि नहीं है? और इसमें अच्छा खासा वैकेंसीज भी है। अभी देखिए, जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच से कुछ क्वेरीज आ रहा है कि फर्स्ट ये क्वेरीज है कि सर प्री एंड मेंस का जो प्रिपरेशन है वो अभी का एक साथ लेके चलना है। अगर एक साथ लेके चल रहे हैं तो किस तरह लेना है, अगर अलग अलग लेना है तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। फर्स्ट। सेकेंड कि सर मॉक तो दे रहा हूं, प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, लेकिन मार्क्स तो नहीं आ रहा है, तो मॉक में मार्क्स इंक्रीज करने कुछ टिप्स शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो का एंड तक बन रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, अभी जो बैंकिंग के प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं उनमें दो कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक फ्रेशर्स बच्चे जो इसी साल अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। सेकेंड, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे होंगे। मान लीजिए कि उन लोग 2-3 साल से या 1 साल से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये जो बच्चे हैं इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं एंड बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो आज का ये जो वीडियो होगा वो डेडिकेटली उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं। अभी देखिए, जो बच्चे नोटिफिकेशन का बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उनके लिए नियर बाय 2 मंथ है। 2 मंथ में स्मार्टली किस तरह प्रिपरेशन करना है, नए बच्चों के लिए हो या जो बच्चे का एक्सपीरियंस है उन बच्चों के लिए हो, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सारा चीजों का बारे में बात करता हूँ बहुत ज्यादा लेंदी होगा और मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं स्पेशली ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन में है। नए हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो वो मतलब नहीं है। एंड उनको टोटली उनका जो क्वेरीज है ये जो इस टॉपिक के बारे में उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, जो बच्चे प्रिपरेशन में हैं ऑलरेडी उनमें मैं ये चीज मान लेता हूं कि उनमें जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं पे 1, 2 या 3 मॉक दिए हैं। बिकॉज खुद को एग्जामिन करने का ओनली वन उपाय क्या है, मॉक देना। जब तक आप मॉक नहीं दोगे खुद को एग्जामिन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने मॉक देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, उसी मॉक का बेसिस पे ही हम लोग आज क्या करेंगे कि ये चीजों का एनालिसिस करेंगे। अभी कुछ बच्चे ऐसे ही होंगे कि मॉक नहीं दिए। चलिए, अगर आपने मॉक नहीं दिया, आपने तो क्विज दिए होंगे या सेक्शनल तो दिए होंगे। तो जो भी बच्चे जो भी अपियर किए हैं उनका बेसिस पे ही मैं ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग अपना हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लीजिए कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अभी देखिए, जो लोग मॉक दे रहे हैं उनमें क्या है कि 3 टाइप के बच्चे हैं। मान लीजिए प्रिपरेशन में है जो मॉक दे रहे हैं उनमें 3 टाइप के आपके बच्चे होंगे। फर्स्ट टाइप में क्या आएगा, मान लीजिए वो लोग मॉक दे रहे हैं एंड रेगुलर बेसिस पे उनको 70 परसेंटाइल का आसपास उनका परसेंटाइल आ रहा है। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। कभी 70 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, कभी 75 भी आ रहा है, कभी 85 भी आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज 70 to 80 परसेंटाइल पे उनका नंबर रहता है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो या आप नए बच्चे हो, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आप अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आप एक अच्छा खासा स्टेज पे पहुंच चुके हो, क्योंकि अभी आपके पास 2 मंथ है। स्टिल अगर अभी से ही अगर आपका 70-80 परसेंटाइल आ रहा है तो और अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो आपका 95 परसेंटाइल आने में कोई नहीं रोक सकता। अगर 95 परसेंटाइल अगर आ रहा है, देयर इज अ हाई चांसेस कि आपका प्रीलिम क्लियर होगा ही होगा, अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो तो। ठीक है, दूसरे टाइप के बच्चे होंगे 50% टू 70 परसेंटाइल आ रहा है, कभी कभी 55 परसेंटाइल, कभी 56 परसेंटाइल, कभी 70 या नियर बाई उसका ही नियर बाई आसपास आ रहा है। तो इनके लिए मैं एक सजेशन यही दूंगा कि आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा चल रहा है, आपका जो जो रास्ता आप चुने हो वो सही है। ठीक है, इसमें मेरा सजेशन यही होगा कि आप थोड़ा और 1 मंथ आप प्री पे फोकस कर लीजिए। आप और 1 मंथ प्री पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि प्री जब तक आपका सही तरीके से क्लियर नहीं होगा, प्री के कॉन्सेप्ट आपका जब तक सही तरीके से आपका क्लियर नहीं है, अगर आप मेंस का तैयारी करते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बिकॉज मेंस आप तभी अपेयर कर पाओगे जब आपका प्री क्लियर होगा। ठीक है, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप और 1 मंथ या एटलीस्ट 3 वीक आप प्री के लिए दे
और आपका जो वीक पॉइंट है, जो आपको थोड़ा सा वीक पॉइंट है, उसको थोड़ा सा सुधार करे एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होगा आपको उसमें थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और बूस्ट अप कर। ठीक है, अभी थर्ड कैटेगरी के बच्चे ये हैं जिनको बिलो 50 परसेंटाइल आ रहा है, तो उनका मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सजेशन है कि बच्चे आप लोगों का अभी तक प्री का प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, आपको अभी भी और जोर देने का जरूरत है। तो अभी आप में से बहुत बच्चे एक ये बात बोलेंगे कि सर अभी तो आप बोलोगे कि प्री के लिए है, प्री का जोर देना है, प्री के लिए पढ़ना है, लेकिन जब मेंस स्टार्ट आ जाएगा तब अगर मैं प्री का ही तैयारी नहीं करूंगा तो मेंस कैसे प्रिपेयर करूंगा अगर मैं प्री क्लियर हो जाता है। देखिए उस बच्चे के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए अगर आपका स्टेज अभी नियर बाय 50 परसेंटाइल है, अगर मान लीजिए आपको 40 परसेंटाइल आ रहा है, 35 परसेंटाइल आ रहा है, 45 परसेंटाइल आ रहा है, जो भी परसेंटाइल आ रहा है बिलो 50, तो इस केस में क्या होगा, अगर इस परसेंटाइल में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो अपकमिंग 2 मंथ में आपका क्लियर होने का चांसेस नहीं होगा, बिकॉज आपको कंपीट करना है। जो बच्चे ऑलरेडी 70 80 90 परसेंटाइल ला रहा है उनके साथ आपको कंपीट करना है और आपका स्टेज अभी भी उनसे आधा है। तो अगर आपको उनके लेवल तक पहुंचना है तो आपको आपका इफिशिएंसी को डबल करना पड़ेगा। अगर आप डबल करना पड़ेगा तो इन सिनेरियो क्या होगा कि आपका जो टाइम आप मेंस पे स्पेंड करोगे वो अभी प्री पे स्पेंड करना है, बिकॉज इनिशियल भी अगर आपका प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आपका अंदर एक डिमोटिवेशन बैठ जाएगा, आपका अंदर एक डर बैठ जाएगा। अगर फर्स्ट एग्जाम मान लीजिए आपका आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ है, आपने दिया है और आपका प्री निकल गया, तो उसमें अगर आपका मेंस भी नहीं निकलता है ना, इन केस में बोल दो मेंस भी नहीं निकलता है ना उस एग्जाम का आरआरबी का, तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस होगा, वही कॉन्फिडेंस का इंपैक्ट आईबीपीएस पीओ आ जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा, एसबीआई क्लर्क आ जाएगा, उनमें आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आप थोड़ा सा प्री में फोकस कीजिए, बिकॉज एक एग्जाम का अगर आप प्री में आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प क्या करेगा, अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, आई थिंक आपका जो फर्स्ट क्वेरी था उसका आंसर आपको मिल चुका है। अभी मैं आप लोगों के साथ सेकेंड जो क्वेरी है कि मॉक में नंबर नहीं आ रहा है, मॉक में नंबर इंक्रीज करने का कुछ उपाय मुझे बताइए। चलिए आज अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी देखिए मॉक में नंबर नहीं आ रहा है, इसके लिए कोई भी टिप्स या सजेशन देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताऊंगा कि मॉक में नंबर बढ़ाने का सबसे फर्स्ट उपाय यह है कि सेल्फ एनालाइसिस। आप बोलो सर ये क्या चीज है, खुद को परखिए। जब तक आप खुद को नहीं परखोगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आप सही कहां पे हो, गलत कहां पे हो। अगर सही हो तो किस तरीके से उस जो पॉइंट पे आप सही हो, क्या वही क्वेश्चंस आप थोड़ा जल्दी बना सकते हो। अगर जो पॉइंट पे आप गलत हो, मान लीजिए जो पॉइंट आपका थोड़ा सा वीक है, आपको वो से सोचना है कि वो पॉइंट में हम किस तरह सुधार ला सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी आप लोग बोलोगे सर ये जो सेल्फ एनालिसिस है वो किसका बेसिस के ऊपर करें। तो मैंने जो फर्स्ट डाउट था आपका उनमें एक चीज मैंने आपको बोला था कि मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने मॉक देना स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों ने 4 5 या 1 2 जो भी हो आप लोगों ने मॉक दिया है। देखिए 1 2 मॉक के ऊपर बेसिस पे आपका खुद को जज करना ये गलत होगा। मिनिमम अगर आप 4 5 6 मॉक दिए हो इन दैट सिनेरियो अगर आप जज करते हो दैट विल बी एक जस्टिफाइड। 1 2 मॉक दिए हो नंबर कम दिया है उसमें आप रो रहे हो तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये मजा नहीं आएगा, है कि नहीं है। तो देखिए फर्स्ट आप मान लीजिए कि आप अपने 5 मॉक दिए, ठीक है, अभी मॉक को एनालिसिस करना है। मॉक को किस तरह एनालिसिस करना है कि फर्स्ट सेक्शन वाइज देखना है, सेक्शन वाइज देखना है। हालांकि आरआरबी में आपका 2 सेक्शन होता है, एक होता है क्वांट का, एक होता है रीजनिंग का। ठीक है, अभी क्वांट एंड रीजनिंग का अगर मैं बात करता हूं दोनों मिला के आपको 45 मिनट देंगे और 80 क्वेश्चंस रहेगा ईच 40 करके। ठीक है, तो अभी जब आपने मॉक दिए हो वो क्लर्क का हो या पीओ का हो, आपको ये चीज देखना है कि क्वांट हो या रीजनिंग हो, दोनों सेक्शन में आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपका 3 पार्ट रहेगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग पार्ट, एक होगा मॉडरेट पार्ट और एक होगा वीक पार्ट। तो आपको उसी अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि
मैं क्वांट का अगर स्पेशली बात करता हूं कि अगर आपका मान लीजिए स्ट्रॉन्ग पार्ट है स्पीड मैथ, ठीक है, अगर आपका मान लीजिए स्पीड मैथ, तो स्पीड मैथ का सेक्शन में आप किस तरीके से परफॉर्म किए हो। फर्स्ट, मॉडरेट पार्ट में मान लीजिए आपका डीआई है, तो डीआई में आप किस तरीके से परफॉर्म किए हो, और वीक पार्ट मान लीजिए आपका अरिथमेटिक थोड़ा सा वीक है, तो इस सेक्शन में आप किस तरीके से परफॉर्म किए हो, ये चीजों को एनालिसिस करना है। जब आप ये चीजों को एनालिसिस करोगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेगा। दो चीजें क्या, एक है स्पीड और एक होगा एक्यूरेसी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ सेक्शन में, कुछ कुछ पार्ट में आपका स्पीड तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन है। एंड कुछ कुछ पार्ट में आपका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें आपका क्या है, स्पीड अच्छा नहीं है। आपको आता है वहां पर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन आप बना आप 10 पा रहे हो। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोगों ने जो भी मॉक दिए हो, जो भी मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए हो, वो 4 हो, 5 हो, 6 हो या 10 हो, जितना दिए हो, फर्स्ट ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट को खोलिए, ठीक है। खोलने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए कि आपका गलती कहां पे हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका गलती आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वहीं पे हो रहा है, उसमें आपका स्पीड तो अच्छा है, एक्यूरेसी गड़बड़ है, तो आपको वहां पे गलती जो हो रहा है स्पीड के कारण अगर हो रहा है, तो वो चीजों को थोड़ा सा आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि आप वहां से जितना भी क्वेश्चन बनाए वो एक्यूरेसी मेंटेन हो। स्पीड तो सही है, लेकिन स्पीड के चक्कर में ज्यादा गलतियां ना करें, ठीक है। दूसरा चीज, मान लीजिए कुछ कुछ पार्ट में आपका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्पीड आपका बहुत ही लो है, तो उस केस में आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा करना है। प्रैक्टिस ज्यादा करने के साथ साथ आपको क्या ये भी देखना है कि आप जब क्विजेस दे रहे हो, जब होमवर्क का बेसिस पे क्विजेस दे रहे हो या सेक्शनल दे रहे हो, तब ये चीजें जरूर माइंड में रखिएगा कि अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो उसमें आपको स्पीड को थोड़ा सा इनहेंस करना है, या अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आपको एक्यूरेसी को इनहेंस करना है। अगर जो बच्चे का एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों एक साथ आ गया, तो उन बच्चों को क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ये दोनों एक साथ आना बहुत मुश्किल होता है। या कुछ बच्चे का स्पीड में अच्छा है तो उनका एक्यूरेसी गड़बड़ है, और जिन बच्चों का एक्यूरेसी अच्छा है उनका स्पीड में गड़बड़ है, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए कि मॉक को फर्स्ट एनालिसिस करें, उसमें आप खुद का गलतियों को, खुद का जो खामियां है वो खामियों को ढूंढे, ठीक है, खामियों को ढूंढे। एंड आप लोगों के लिए मैं और एक नेक्स्ट एक वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं क्वांट हो या रीजनिंग हो, आरआरबी के लिए ये जो 45 मिनट्स टाइम है, किस तरीके से इसको डिवाइड करना है और किस तरीके से अपेयर करना है, उसके बारे में डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको चीजों को एनालिसिस करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, स्पेशली मॉक जो आप दिए हो उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसी का बेसिस के ऊपर खुद को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। जो टॉपिक में आपका थोड़ा वीक है, मतलब थोड़ा कमजोर हो आप, उस टॉपिक को थोड़ा सा फोकस में लाके उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। एंड जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसमें थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग कीजिए, लेकिन जो वीक पार्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा एंड कुछ सीखने को मिला। अगर अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।